अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने जो पॉइंट पढ़ाया था, निज़ाम पढ़ाया था, अब उस स्टेंजा पे जो मुनासिब क्वेश्चन हैं, जो मुमकिन क्वेश्चन थे, उसके जवाब मैंने लिखे हैं और इस वीडियो में आप उसको देखेंगे और सीखने की कोशिश करोगे। तो सेकंड स्टेंजा, पहले स्टेंजा पे मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ। पहले स्टेंजा पे जो क्वेश्चन है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ द स्टेंजा। शायर ने स्टेंजा के पहले और दूसरे लकीर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? तो जवाब में लिखा है द पोएट हैज यूज्ड सिमिली इन द फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ द स्टेंजा। ओके, then the next question, to what does the poet compare the daffodil and why? कहते हैं शायर ने डैफोडिल का मुआवजा किससे किया है और क्यों किया है? तो जवाब में लिखा है द पोएट कंपेयर्स, शायर मुआवजा करता है द डैफोडिल्स यानी डैफोडिल का टू स्टार्स, सितारों के साथ, बिकॉज ही वांट्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट, बेहतर यानी तासीर पैदा करने के लिए, ठीक है, उसने ये सिमिली यूज किया है। एंड शो दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स फॉलो वन अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ताकि वो दिखाएं कि जो कुदरती चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बराह रास्त यानी बिलवास्ता और बिलावास्ता जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एज द स्टार ट्विंकल इन द गैलेक्सी, फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसा कि सितारे जो है वो अपने किरकिशार पर चमकते हैं। इन द सेम वे द डैफोडिल शाइन ऑन द मार्जिन में, और जो डैफोडिल है वर्ड्सवर्थ के, वो उस ये जो हलीज है उसके किनारे पर चमकते हैं। तो इस स्टेंजा में मुनासिब ये क्वेश्चन था। जो तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी ऑन द वे, तो इसका जवाब मैंने लिखा है ही सॉ 10,000 डैफोडिल ऑन द वे, वहाँ उसने 10,000 देखे, ठीक है। According to the stanza, what similarity do you find between the star and the daffodil? कहते हैं कि आप जो गुल नरगिस है और जो सितारे हैं उनके बीच में आप क्या जो है ना सिमिलैरिटी मतलब एक जैसे खूबियाँ जो है ना आप पाते हैं या आपको नजर आते हैं? तो जवाब में लिखा है although the daffodil are common natural object, अगरचे ये जो गुल नरगिस है ये आम जो है फितरती चीज़ें हैं, yet they have possessed the quality of the star, फिर भी उन्होंने सितारों की जो खसूसियात हैं उनको उन्होंने अपनाए हैं। द स्टार ट्विंकल ऑन द गैलेक्सी, ये उनकी खसूसियत है कि स्टार अपने कहकशां में चमकते रहते हैं। एंड द डैफोडिल शाइन ऑन द मार्जिन ऑफ द आर्क, और इसी तरह ये जो है किसी जो हलीज है उसके किनारे जो है ये चमकते रहते हैं। इन एडिशन इसके अलावा द स्टार्स आर नंबरलेस, क्योंकि सितारे तादाद में ज़्यादा होते हैं। एंड इन मल्टीट्यूड इन द सेम वे द डैफोडिल आर स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन ऑन द हिजाब, और ये जो गुल नरगिस है ये न खत्म होने वाले कतारों में फैले हुए हैं। तो ये उनके बीच में सिमिलैरिटीज थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है what were the feelings of the daffodils and what did they do in the poet's garden? कहते हैं कि जो गुल नरगिस थे उनकी क्या जज्बात, और जब शायर ने उनको देखा तो वो क्या करते थे, ठीक है। तो दे वर हैप्पी, वो खुश थे, यानी उनके जज्बात कैसे थे, वो खुश थे, ठीक है। एंड दे वर डांसिंग, और वो क्या कर रहे थे, वो नाच रहे थे। When the poet sang them, ओके, यहाँ पे मैंने गलती की है, इसको मैं सही करता हूँ, यहाँ पे हो गया them, ठीक है। तो आगे कहते हैं in which line did the poet use personification and why? कहते हैं शायर साहब ने जो personification यूज किया है वो कौन सी लाइन में किया है और क्यों ऐसा किया है, ये टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सवाल का जवाब समझाऊँ कि सवाल का जवाब जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल लिखना चाहिए अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। द लैंग्वेज ऑफ द पोएट इज नॉट प्लेन, मैंने लिखा है कि शायर की जो जुबान है इस नज़र के लिए वो प्लेन नहीं है, वो सीधी सादी नहीं है। ही हैज यूज्ड पर्सनिफिकेशन इन द लास्ट लाइन, और इसने
मैंने पहले जनरल कर दिया, फिर जनरल से मैं स्पेसिफिक करने जा रहा हूँ। ये जितने भी है जनरल से स्पेसिफिक, और फिर मैं इसको खुद भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये तरीका सीख लो कि कोई भी आप क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जनरल लिखें, फिर जनरल से आप इसको स्पेसिफिक करें या एक्सप्लेनेशन करें, प्रूव करें या एविडेंस पेश करें, तो इससे आपका अच्छा सवाल बन जाएगा। जिस तरह मज़मून का इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी है और कंक्लूजन है, इसी तरह 3, 4, 5 लाइन क्वेश्चन का भी एक सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि वो जनरल हो। फिर अगर आपके पास 1-2 सेंटेंस आप इसको एविडेंस क्लासेस वगैरह, तो वो करना चाहिए। और इसके बाद आखिरी लाइन भी अगर अच्छा हो या कंक्लूजन हो तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे in which line did the poet use personification and why? The language of the poet is not plain. He has used personification in the last line, passing the head in sprightly dance. ये मैंने वहाँ से कोटेशन लिया है, बहुत ज़रूरी है लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए कि वो कोटेशन दें। He want to show the readers, वो कारी को दिखाना चाहता है the happy, खुशहाल but sprite feelings of the poet. ओके, लेकिन जज्बे से भरपूर जो उनके जज्बात हैं, थ्रू जिसके जरिए दे नॉट ओनली मेड द पोएट हैप्पी, कि उन्होंने न सिर्फ शायर को खुश बनाया है फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त के लिए, बट आल्सो वुड मेक हिम फॉर द फ्यूचर, मेक हिम हैप्पी फॉर द फ्यूचर। ओके, यहाँ हैप्पी जो है ये मिस है, तो ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ स्टैंजा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है कि इस स्टैंजा का जो मरकजी ख्याल है वो क्या है। स्टैंजे का है, नज़म का नहीं। द मेन आइडिया ऑफ द स्टैंजा इज द हैप्पी एंड जॉयफुल कंडीशन ऑफ द रिपोर्ट। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने वहाँ देख लिया है कि मैं ऐसा कोई भी, कि मैं ऐसा मैंने देखा कि इसमें ऐसा कॉमन वो क्या चीज़ है, तो मैंने देखा तो कॉमन चीज़ जो है इसमें ये हैप्पी कंडीशन है। ठीक है, फिर मैंने इसको प्रूव कर दिया है द पोएट शोज द ब्राइटनेस। अब मैंने इसको मजबूत कर दिया कि हैप्पी और जॉयफुल है। ठीक है, तो कोई चीज़ चमकती रहती है तो फ्रेश है या खुश है, तो द पोएट शोज द ब्राइटनेस, फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस ऑन द एज ऑफ द डे। और या उसका मेन आइडिया इस स्टैंजा का ये है कि ये उसी जगह पर खुश भी हैं, चमकीले भी हैं, और जो है क्या कहते हैं उसको, ताज़ा भी हैं। तो ये हमने रख दी। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड पासिंग द मार्जिन। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, मूविंग, ठीक है, इसका मतलब मूविंग, अ पार्ट ऑफ द पार्टली, तो दूसरे का जो है कामा मैंने लगाया है, आप देख रहे हैं दूसरे लफ्ज़ का। ठीक है, तो पार्टली सराउंडेड बाय द पीस ऑफ लैंड, ये बेगा है। ठीक है, तो मार्जिन जो है इसका मतलब है कि ये इसको कहते हैं अ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, थिंक इन अ नाइट। आर द मीनिंग of the words respectively। ठीक है, तो ये आप उसमें लिखो कि ये उनके, यानी उनकी मीनिंग जो है या रिस्पेक्टिव इनके मीनिंग है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द रिपोर्टर सुपरसीड और आउटडू अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑब्जर्वेशन एंड हाउ। कहते हैं कि वो यानी किन किन चीज़ों को या किस चीज़ को रिपोर्टर ने पीछे छोड़ा या उसकी जगह वो रिप्लेस कर दिया, आउटडेट कर दिया, शिकस्त दी। ठीक है, तो हम कहते हैं जवाब में मैंने लिखा है द रिपोर्टर सुपरसीडेड द बेल्स एंड डांसिंग। ठीक है, देखो मेरा जवाब मुझे लिख दिया द रिपोर्टर सुपरसीडेड द बेल्स एंड डांसिंग। उसने उनको पीछे छोड़ दिया, कैसा छोड़ दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रिपोर्टर सुपरसीड द बेल्स एंड डांसिंग। तो मैंने सवाल का जवाब पास्ट टेंस है, तो मैंने जवाब भी पास में लिखा है। ठीक है, यानी जनरल सेंस मेरा आ गया। अब मैंने एक्सप्लेनेशन किया है द पोएट एग्जैजरेट्स, वो थोड़ा सा मुबालगाई करता है दैट द रिपोर्टर वाज सो हैप्पी, कि
वो इतने खुश थे एंड फुल ऑफ एनर्जी और इतने जो है ना तवानाई से भरपूर थे दैट दे सुपरसीडेड द वेव इन डांसिंग। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वही बात है जो मैंने आपको कह दिया था कि जनरल है आप स्पेसिफिक करें, ठीक है, या आप एविडेंस पेश करें। द पोएट शोज द कंडीशन ऑफ द टू डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। क्यों ऐसा किया है, ऐसा क्यों किया है कि कैसे उसने जो है ना एक छोटी सी चीज़ ने एक बहुत बड़ी चीज़ को सुपरसीड किया है, शायर ने ऐसा क्यों जो है ना वो उसने लिखा है। तो द पोएट शोज द कंडीशन ऑफ टू डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। शायद हमें दो मुख्तलिफ जो फितरती चीज़ें हैं एंड देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ शायद हमें यही भी दिखाता है कि जिस तरह इंसान आपस में मुकाबले करते हैं, एक ही जीन्स के लोग हैं, एक ही क्लास के लोग हैं, इसी तरह नेचर ऑब्जेक्ट के बीच में भी मुकाबले होते रहते हैं और इंसान भी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत, बहुत आला। फिर आगे कहते हैं व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डेफोडिल ऑन द पोएट। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ये सिर्फ 9 क्लास वालों के लिए नहीं, ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, ठीक है। ये जो मैंने तफसीरें किए थे ये उनका अब रिजल्ट है कि इसी तरह क्वेश्चन है। अगर किसी को पोएम समझ में नहीं आया तो अब ये सवालात के जवाब से बेहतर वो उसको समझ में आ जाएगा। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द डेफोडिल ऑन द पोएट, कि उसका उस पर क्या असर है। डिड ही एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द हैप्पी एनवायरनमेंट, किया उसने इस असर को कबूल किया। फिर आगे डज ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट ओवर देयर, कि मैंने 2-3 किस्म के क्वेश्चन पूछे हैं कि मैंने पास में भी पूछा है और चौके अगर हम प्रेजेंट यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी वैरायटी डाली है, ठीक है। अगर कोई डेट करे तो डेट हो सकता है। तो अब देखो द इम्पैक्ट ऑफ द डेफोडिल एंड देयर हैप्पी कंपनी वाज देयर ऑन द पोएट विविडली एंड ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है, वहाँ हमने देख लिया है। अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कि एक शायर कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ खुश हो सकता है। तो इसने खुद बताया है, तो मैंने जवाब में लिखा कि बिल्कुल था। He himself acknowledged, उसने वो खुद जो है ना ये इकरार करता है that he is happy। मैंने अब देखो शुरू में जनरल सेट में आप देखें मैंने किस अंदाज से क्वेश्चन का जवाब लिखा है और फिर जो है मैं फिर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। He himself acknowledges that he is happy, कि वो and he has been made happy from the scratch, और शुरू ही से उसे खुशहाल बनाया गया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब आपको जाहिर करना चाहता है। He considers himself to be the part of nature, और यहाँ वो अपने आप को नेचर का हिस्सा समझता है, नेचर का हिस्सा समझता है, तब इस नेचर का इस पर इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट गेज एंड गेज एट द डेफोडिल। तो यहाँ मैं एक गेज को मिस कर चुका हूँ, ये मैं लिखता हूँ गेज एंड गेज एट द डेफोडिल। तो जवाब में मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक मैन शुड ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ नेचर। इंसान को चाहिए कि फितरत की जो हुस्न है उसको वो ऑब्जर्व करे, इसका इन फर्स्ट हैंड सबसे पहले, एंड ही और शी शुड फिल हिज आर्टिस्ट मेमोरी। और ये पहले मैंने आपको बताया था कि कैमरा की मानक चीज़ें हैं और अपने मेमोरी को फिल करें। लेटर इफ ही और शी वांट्स टू रिकॉर्ड द ब्यूटीफुल सीन और ऑब्जेक्ट, कि अगर बाद में वो चाहे इस मंजर को वो दोबारा जो है ना रिकॉल करना चाहे, ठीक है, थ्रू स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेजिनेटिव पावर, ठीक है। तो अगर उसका इमेजिनेशन है, थ्रू स्ट्रॉन्ग पावरफुल इमेजिनेशन अगर हम देखें तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस और भी अच्छा हो जाएगा इमेजिनेशन। दे मे बी रिकॉर्ड, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अब बाद में हम देखेंगे। एंड दे मे बी एंजॉयड इन सॉलिट्यूड, और तन्हाई में उनसे हम लुत्फ भी हासिल कर सकते हैं। विच इज द फिलॉसफी ऑफ हिज पोएट्री, और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये इसकी शायरी की फिलॉसफी है। और जितनी भी उसकी नज़में हैं, जितने भी उसकी नज़में हैं उसमें हम यही चीज़ें जो है ना ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन है जो अहम लाइन है, ठीक है, अक्सर पेपर में आता है। व्हाट विल द शो मी हैड ब्रॉट, एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है
एक्सप्लेनेशन ये लिटरेचर है, कुरान और हदीस के अल्फाज नहीं हैं, उनमें से अल्फाज की हेर फेर होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ये एक लाइन है जो फर्स्ट स्टिल्ला के आखिर में है। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग द ब्यूटीफुल सीन ऑफ डेकोटिक्स, ठीक है, उसका मुशाहिदा करने के बाद एंड देयर जॉयफुल कंडीशन, और उनकी जो खुशहाल सूरत हाल थी, द पोएट शायर वर्ड्सवर्थ इज हैप्पी, तो बिल्कुल वो खुश है, एंड ही हैज गेन प्लेजर, और उसने खुशी हासिल की है, नॉट ओनली फॉर द टाइम बी, न सिर्फ उस वक्त के लिए बट आल्सो फॉर द फ्यूचर। तो ये देखो व्हाट विल द शो मी हैड ब्रॉट, ठीक है, तो शायर ने लिटिल थिंक, ठीक है, लिटिल, तो इसने बट लिटिल का उसने जिक्र किया था, और फिर बाद में ये कहता है कि इस मंजर से उसे बड़ी खुशी मिली है। प्लेजर, वेल का मतलब है कि उसे प्लेजर, तो प्लेजर जो है न सिर्फ उस वक्त के लिए उसे मिला है बल्कि आने वाले औकात के लिए भी आगे स्टेज में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गी, गे, गेज, जोबन। कभी कभी उनमें से एक सवाल आएगा, लेकिन मैंने पूरा जो है ना, ताकि आपके स्टेंजा क्लियर हो जाए। ये जो शायद क्वेश्चन है इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप इसको समझेगा तो आपका पैराफ्रेज भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सही पैराफ्रेज करोगे तो आपको जवाब भी आसानी से मिलेगा, तो ये भी एक बात है। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर हैप्पीनेस, देखो बिलीव हैप्पीनेस, गे हैप्पी को कहते हैं, गेस टू सी स्टेडीली, एंड जोकर भी हैप्पी को कहते हैं, आर हैप्पी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, इसकी मीनिंग यही है। ठीक है, यानी रिस्पेक्टिवली या के बाद ठीक रहे। फिर आगे कहते हैं व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टेंजा, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी व्हाट इज द मेन आइडिया, या मेन आइडिया भी हम कर सकते हैं। चलो आप मैसेज करें या मेन आइडिया, दोनों ठीक रहते हैं। अगर मैसेज भी आए तो आप यही लिखा करो, ठीक है, आपका लेवल यही है। द इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑन अनदर नेचुरल ऑब्जेक्ट इज एनिमेटिव। जनरली मैंने बोला, जितने भी मैंने सवालात लिखे हैं आपको समझाने के लिए मैंने जनरल किया है और फिर मैंने उनको स्पेसिफिक किया है, तो मेरा काम हो गया। द इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑन अनदर नेचुरल ऑब्जेक्ट इज एनिमेटिव। कहते हैं कि एक प्रकृति चीज का जो असर होगा उसका असर दूसरे ऑब्जेक्ट पर जरूर होगा। आप देखते हैं एक सूरज है, एक दरख्त है, अब इस सूरज का जो इम्पैक्ट है वो दरख्त पर है। अगर हम यहाँ किसी खूबसूरत मंजर पर चले जाते हैं, स्वाद जाते हैं, किसी और खूबसूरत जगह जाते हैं, कैसे भी मेले में जाए, किसी भी जगह जाए, तो अगर वहाँ जो माहौल है, शादी में जाए तो भी इसका असर हमारे ऊपर होता है। इवन अगर हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो इसका, अगर हम सैड माहौल में जाएंगे तो सारे लोग सैड हो जाते हैं, मातम पे लोग चले जाते हैं, मातम का माहौल है, जनाजा है, कुछ भी है, सारे लोग खामोशी से, हाँ, और बहुत ज़्यादा उदास और परेशान, तो माहौल का असर होता है। इसलिए यहाँ पे जो माहौल है वो खुशहाल माहौल है, तो खुशी है। तो ये आपको समझ में आ गया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। द इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑन अनदर नेचुरल ऑब्जेक्ट इज इनएविटेबल, बिल्कुल इसमें शक नहीं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसके मुताबिक द पोएट एक्सप्लेन दैट द कंपनी ऑफ डेफोडिल इज मर्ड एंड हैप्पी। कहते हैं कि वो खुश है, ठीक है, तो therefore the impact of their joy is obvious on him, और इसका जो असर है वो उस पर मौजूद है। चल यहाँ पे मैंने एक छोटी सी में एक लफ्ज मल्टीपल है, इसलिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव की सीरीज है, तो यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, ठीक है। तो ये हैप्पी और मल्टीपल एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन हमने अच्छे अल्फाज भी लिखने हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो ये स्टेंजा 4 है और ये इस पूरे नज़म का सबसे अहम स्टेंजा है। ये पैराफ्रेज के लिए भी अहम है और स्टेंजा कम्प्रहेंशन के लिए। स्टेंजा कम्प्रहेंशन पे 8 मार्क्स आते हैं, ठीक है, खासतौर पर इन तलबा के लिए जो ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कोशिश है, ये किसी भी गाइड में दस्तयाब नहीं है, इसलिए
मैंने कोशिश की है कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक मॉडल पेश करूं कि इस अंदाज से, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे अल्फाज हो, लेकिन इसी तरह सवाल के जवाब होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले लिखा है व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ द पॉइंट इन द पॉइंट डेफिनेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम खुद तैयार करते हैं, जनरल ही होते हैं, ये नहीं ये अननोन होता है, क्वेश्चन हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तो द टू मोड्स ऑफ द पॉइंट आर पेंसिल एंड विकेट इन द पोम। और हमारे इस नज़म के अंदर शायर के दो मूड्स हैं। जैसे मैं बताऊं कि जो शुरू के 3 स्टेंजास थे उसमें शायर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, बाद में आखिर में उसने थोड़ा सा टच लिया है। उसने खुद भी जिक्र किया है कि वो वेकेंट मूड में हो। वेकेंट से मुराद है कि वो ना सोच रहा हो। और पेंसिल आपको पहले से तो मीनिंग भी मैं समझा चुका हूँ। ये तरीका है एक सवाल के जवाब का, वो भले फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, इस्लामियात का हो, कुछ भी हो, आप पहले जनरल लिखें, बाद में इसको एक्सप्लेन करें, तो समझने वाले को पता चलेगा। हमें पता नहीं चल रहा कि सवाल का जवाब कैसा लिखा जाता है। तो ये एक यानी कंप्रहेंशन में करवा रहा हूँ, आपको कंप्रहेंशन के जवाब समझा रहा हूँ, भले वो प्रोज के हो, भले वो किसी भी, आप किसी भी इम्तिहान में जाते हैं तो अपने अल्फाज में देखना चाहिए, ठीक है, स्कैन नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें यानी शायद नादा आपको वही अल्फाज मिलते हैं जो कीवर्ड है, बाकी यानी हर सवाल के अंदर कीवर्ड होते हैं। टू मूड्स, ये कीवर्ड्स हैं। टू मूड इस सवाल में कीवर्ड्स था और मैंने इसका जवाब भी उस अंदाज से दिया है, ठीक है। द टू मूड्स ऑफ द पोएट आर पेंसिव एंड विकेट इन द पोम। पेंसिव मीन्स थाटफुल एंड विकेट मीन्स एम्प्टी, ठीक है। यहाँ मैंने रिपीटेशन किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं, ठीक है। तो कहते हैं इन द पोम he declared that the impact of the daffodil on his mind and memory is so obsessive and prevailing। obsessive and prevailing जो है ये थोड़े से अच्छे अल्फाज हैं, हावी है, कि इतना हावी है इसका जो असर है that the beautiful scene flashed on his inward eyes, कि वो जो खूबसूरत मंजर है वो उसकी जो अंदरूनी आंखें हैं उस पर जो है वो फ्लैश करता है, ठीक है, यानी उस पर जल्दी से आता है। and moves him to recall it, और moves him to recall it, और उसको जो है ना मुतहर्रिक करता है कि उसे याद कराए, रिकॉल करे, and enjoy it, और उससे लुत्फ उठाए। although he is no more there around him, अगरचे वो मजीद वहाँ नहीं है। तो यहाँ फिलॉसफी है, याद रखो कि शायर यहाँ रोमांटिक है, और रोमांटिसिज्म में ये है, मैंने उसी दिन भी बताया था कि रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि आप ख्याली पुलाव खा रहे हो, आपके पास सेब नहीं है तो सेब खा रहे हो। अब वर्ड्सवर्थ जो है फूलों से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं जो है ना उनको देख रहा हूँ। और ये बिल्कुल सचमुच बात है कि तन्हाई में अगर हम बहुत सोचेंगे तो हम किसी चीज़, किसी पिक्चर को हम रिकॉल कर सकते हैं। ये उसकी करेक्ट फिलॉसफी है। तो आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिखा है, वेयर डज द पोएट लाई, वो कहाँ जो है ना मतलब बैठता है या लेटता है। ही लाइज ऑन हिज काउच, वेरी सिंपल, वेरी इजी। कभी कभी ये आसान क्वेश्चन भी आता है, जिस अंदाज से क्वेश्चन पूछा गया था मैंने उसी अंदाज से ही लाइज ऑन हिज काउच। वेयर का क्वेश्चन है तो मैंने वेयर का जवाब दिया। ये आपको समझाने के लिए क्या है, आसान है। व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच, ये क्वेश्चन आप देखिए। व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही लाइज, जब वो अपने कुर्सी पर लेटता है या बैठता है, इसको क्या होता है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत। ये इस नज़म का मार्ग है। व्हेन ही लाइज ऑन हिज काउच, जब वो अपनी कुर्सी पर बैठता है, द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल सीन मेक्स हिम रिकॉल द वंडरफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट। तो इसको देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस जो किया है इसको याद करवाता है किस चीज का, वंडरफुल एंड हैप्पी एनवायरनमेंट, जो खुशहाल हुआ करता माहौल था जहां पे डेफोडिल जो है वो नशोमा पाते हैं। हिज हार्ट फिल्स विद जॉय, और इसका दिल खुशी से भर जाता है। एंड स्टार्ट डांसिंग विद द डेफोडिल्स, और नॉट रियली बट इमेजिनेटली, यानी रियली में नहीं, हकीकत में नहीं, ख्याली तौर पर वो उनके साथ
नाचना शुरू करता है यानी खुश हो जाता है। तो ये बात है। कभी कभी प्रैक्टिकल भी मतलब शायद तो जिंदा दिल लोग होते हैं, ठीक है, तो मुमकिन है कि उसने सचमुच इसी तरह किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंसीडर द ब्यूटी ऑफ नेचर टू बी द ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड। एक क्वेश्चन मुमकिन है, शायद क्यों इसको जो है कि खूबसूरत चीज़ जो है ये या फितरत की कोई भी पसंद हो तो वो तन्हाई के लिए जो है एक नेमत है, रहमत है। व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ सॉलिट्यूड अकॉर्डिंग टू द पोएट एंड हाउ। और कहते हैं कि शायर के मुताबिक जो है तन्हाई के लिए जो रहमत है वो क्या है और कैसा रहमत है। ओके, तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है कि उसने हमसे पूछा है कि कैसा जो है ये एक सॉलिट्यूड है, ब्लेसिंग सॉलिट्यूड है। तो सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं शायर, तो वो तो रोमांटिक शायर है और उसका फ़लसफ़ा ये है कि बस इंसान पहले मेमोरी को फिल करता है और फिर जब तन्हाई में वो आता है तो उसने जितनी भी शायरी की है वो इस अंदाज से करते हैं कि वो कहते हैं फ़िल्टर होता है, ठीक है। तो पहले वो सोचते हैं बना के फिर जो है ना उसका फ़िल्टर होके, ठीक है, उसकी नफ्सियात कुछ और है। आप अगर छोटे लेवल के स्टूडेंट हैं इतना नहीं समझोगे, लेकिन यहाँ जो मैंने जवाब लिखा है, द पोएट कंसीडर नेचुरल ब्यूटी द ब्यूटीफुल सीन वेयर दे विल ग्रो इज अ ब्लेसिंग। वो एक रहमत है बिकॉज ही नोज दैट द नेचुरल ब्यूटी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय। उसको पता है कि ये जो नेचुरल ब्यूटी है ये यानी सोर्स ऑफ जॉय है, लुत्फ का सबसे बड़ा जरिया है। एंड स्पेशली इन सॉलिट्यूड, और खास तौर पर जब तन्हाई में होगा, ठीक है। दिस इज पोएट फिलॉसफी, ओके, दिस इज पोएट फिलॉसफी, ठीक है। ये शायर का क्या है, उसका फिलॉसफी है दैट ही ऑब्जर्व थिंग्स, ठीक है, कि वो चीज़ों का मुशाहिदा करता है एंड फिल हिज मेमोरी, और अपने मेमोरी को बढ़ता है। एंड व्हेन ही इज अलोन, और जब ये तन्हाई में होता है, ही रिकॉल्स द ब्यूटी, और वो इस हुस्न को, इस मंजर को दोबारा याद करता है, बुलाता है। एंड एंजॉयज हिमसेल्फ, और लुत्फ उठाता है विद द पास्ट एक्सपीरियंस, जो इसका साबिक़ा एक्सपीरियंस है, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर। वो अपने इमेजिनेटिव पावर को यूज करता है इन हिज पोएट्री, और उसने अपने शायरी में ही रिपीटेडली एक्सरसाइजेस ऑन दिस फिलॉसफी, ये इस फिलॉसफी पे उसने काम किया। एंड फॉर इट ही हैज मेड हिज नेम इन द रीलम ऑफ पोएट्री, और इस ही फिलॉसफी कहते हैं जो है उसने अपना नाम पैदा किया है। तो ये एक्स्ट्रा बातें यानी उसको समझाने के लिए कि वो कैसा जो है वो समझता है, उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि कैसा ब्लेसिंग है। तो क्या ब्लेसिंग है, आपके लेवल पर यह भी आ सकता है कि क्या ब्लेसिंग है। तो ब्लेसिंग जो है वो ब्यूटीफुल सीन है, द ब्यूटीफुल सीन वेयर दे विल ग्रो, वो वेरी सिंपल वेरी इजी है। फिर आगे देखें ये सवालात, ये स्टेंजा जो है ना एक दूसरे से, या सारी स्टेंजा जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है ना यानी उसमें कम्प्लेक्सिटी है या बहुत ज़्यादा क्लोज है। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टेंजा, स्टेंजा का जो मेन आइडिया है वो क्या है। तो मैंने लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ द ब्यूटीफुल सीन एंड हिज माइंड इज एवरलास्टिंग। अब देखो बिल्कुल बात जनरल बात मैंने की है कि उसके जहन पर जो खूबसूरत मंजर है उसका असर जो है वो दायमी है। ही एंजॉयज नॉट ओनली द सीन इन द पास्ट, जब वो वहाँ मौजूद था तो आपने देखा था उसने बोला था कि मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, तो उसने न सिर्फ माजी में बट आल्सो इन द फ्यूचर, जब वो वहाँ पे नहीं है लेकिन अब वो अपनी कुर्सी पर बैठा है लेकिन फिर भी वो इसको एंजॉय करता है। ऑल्दो ही इज अवे फ्रॉम हिज ऑब्जर्व सीन, उसने जो मुशाहिदा किया हुआ है उससे वो अवे है, बट द सीन कॉन्स्टेंटली मूव्स हिम, लेकिन वो जो मंजर है वो बार बार इसको मुतहर्रिक करता है एंड मेक्स हिम हैप्पी एंड ओवरजॉयड, और इसको बेहतर अंदाज से खुशहाल रखता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत। व्हाट इज द राइम स्कीम, तो यहाँ RHYME वाई में भूल चुका था। राइम स्कीम ऑफ द पोएम टेपोडल स्टेंजा 1 2 3 4 पहले भी हम समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं सुन चुके हैं तो अभी सुन लो। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है
राइम स्कीम आप स्टैंडर्ड 1 2 3 4, तो ए बी एंड सी है, उसका कांस्टेंट जो है ना उसका राइम स्कीम है। फिर यहाँ एक खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, टेक्निकल क्वेश्चन है, हाउ मेनी फीट आर देयर इन द वर्ड्स ऑफ द पोएम। इस नज़म में कितने उसने यानी फीट यूज किए हैं, मीटर के हवाले से सवाल पूछते हैं। कैन यू फिगर आउट द मीटर मीन मेजरमेंट ऑफ द लाइन। तो आपको मैंने समझाया था इस वीडियो में कि शायर जो है वो अक्सर जो है मीटर यूज करता है, इसके लिए वो सेलेबल स्ट्रेस और उसका अपना एक पैटर्न होता है। तो देखो देयर आर 4 फीट, यानी यहाँ पे 4 जो है उसमें फीट है, और इसका जो टेट्रामीटर है, आयमिक टेट्रामीटर है इन द पोएम, द पोएट हैज यूज्ड आयमिक टेट्रामीटर, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द आयमिक टेट्रामीटर वी हैव अंडर अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबल, इट मीन के 8 सिलेबल होते हैं और 4 जो है वो फीट पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जितने मुमकिन की क्वेश्चन यही होंगे, मुमकिन ही यही क्वेश्चन होंगे, और मेरे ख्याल में इससे हटकर कोई भी नहीं आएगा। जो सवालात आप सुनोगे तो ये न सिर्फ सवालात के जवाब हैं, बल्कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस नज़म का जो है वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी है, और इसको पढ़ोगे तो आपको शायरी का मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, भले आप टीचर हो भले आप स्टूडेंट हो। ठीक है, जो लेक्चर हम देते हैं वो न सिर्फ तलबा के लिए है बल्कि टीचर के लिए भी कारआमद है और मुफीद है। शुक्रिया।